हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और एल्गी के इस डिस्कशन सीरीज का जो ऑनलाइन सीरीज अपना चल रहा है, इसी में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। जैसे पीछे हम थैलस का ऑर्गेनाइजेशन था उसको डिस्कस कर चुके हैं, और इसी प्रकार से हैबिटाट के अंदर किस किस प्रकार से वेरिएबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और वेरी फैसली हम जो इसके जनरल करैक्टर्स थे उनको भी हमने जनरल रिव्यू के अंदर हमने उनको डिस्कस कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारे सवाल हैं उनमें कोशिकीय संगठन, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कि जो कोशिका का संगठन होता है कि कौन कौन सी चीज़ें एज ए सेल के कंपोनेंट हमें वहाँ पे मिल सकते हैं, और उनका जो संगठन है वो किस प्रकार का हो सकता है, और कौन से एल्गी में किस प्रकार का ये संगठन हमें मिलेगा, उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कि बेसिकली टोटल एल्गी को अगर हम देखें तो एल्गी के सभी क्लासेस को अगर हम सम्मिलित रूप से देख पाएँ तो हम यहाँ पे कह देंगे कि 3 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हमें एल्गी के अंदर देखने को मिलेंगे। नंबर 1 जैसे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें मिल सकता है। नंबर 2 यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें मिल सकता है। और नंबर 3 जो इंटरेस्टिंग चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है वो है मीजोकैरियोटिक कंडीशन। तो एल्गी के अंदर हमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलेगा, और एज वेल एज जो मीजोकैरियोटिक है ऐसा कंडीशन भी देखने को मिलेगा। तो हम वन बाय वन करके इन तीनों प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिस्कस करेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि कौन से एल्गीज के अंदर किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। तो प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक का मतलब यहाँ पे 2 वर्ड से ये आ रहा है कि वन इज़ प्रो एंड सेकंड इज़ कैरियोटिक। कैरियोटिक भी अपने आप में कैरियॉन्स से बना हुआ एक वर्ड है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का मतलब होता है जो वेल डेवलप्ड या हाईली एडवांस कंडीशन जो होती है उसका जस्ट रिवर्स प्रिमिटिव कंडीशन या प्रो कंडीशन के रूप में काउंट होता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि कुछ एल्गी में हमें प्रोकैरियोटिक प्रकार का जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे न्यूक्लियस की जो कंडीशन है वो वेल डेवलप कंडीशन हमें देखने को नहीं मिल पाती है, दैट कैटेगरी विल बी कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक कैटेगरी। तो अब हमें यहाँ पे एक बहुत ही खास चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रोकैरियोटिक एल्गी की अगर हम बात करें, अगर हम टोटल एल्गी जो हमारा पूरा ग्रुप है अगर हम उसमें ये कहें कि प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं, तो हमारे पास केवल मेंबर आएंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम शॉर्ट में बीजीए भी बोल देते हैं। और इन्हीं को हम साइनोफाइशियन मेंबर्स के रूप में भी जानते हैं, और इन्हीं का एक और नाम मिक्सोफाइशियन मेंबर्स भी होता है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास केवल जो बीजीए हैं, यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, केवल वो इसका एग्जाम्पल है कि ब्लू ग्रीन एल्गी का जो कोशिकीय संगठन है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है, यानी कि वहाँ पे हमें प्रोकैरियोटिक कंडीशन देखने को मिलेगी। और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जो बाकी बचा हुआ जो जितना भी ग्रुप का पार्ट है, जिसमें जो भी क्लासेज हमारी एल्गी की आ जाएंगी, वहाँ हमें प्रोकैरियोटिक कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। तो प्रोकैरियोटिक एल्गी का एग्जाम्पल हमारे पास आ गए कि जो बीजीए मेंबर्स हैं, या साइनोफाइशियन कह सकते हैं या मिक्सोफाइशियन कह सकते हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन द एल्गी। अब हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कंडीशन के अंदर हमें क्या क्या मिल सकता है, या प्रोकैरियोटिक कंडीशन को डिफाइन करने के लिए हमें कौन सी बातों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है। नंबर 1 जैसे कि हम बात करें कि न्यूक्लियस की कंडीशन प्रिमिटिव होती है, इसीलिए हम इसको प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियन वर्ड यहाँ पे हम यूज़ कर पाते हैं। और न्यूक्लियस की कंडीशन प्रिमिटिव होती है, इसका मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। न्यूक्लियस अपने आप में एक कोशिकांग होता है, एक ऑर्गेनली होता है, मास्टर ऑर्गेनली के रूप में भी हम इसको जानते हैं। और कोई भी ऑर्गेनली की एक डेफिनेट बाउंड्री होती है, और जैसे न्यूक्लियस की भी एक डेफिनेट बाउंड्री होती है, दैट बाउंड्री को हम कई जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रूप में डिफाइन करते हैं। तो जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली की वजह से न्यूक्लियस के अंदर का जितना भी कंटेंट होता है वो साइटोप्लाज्म के कंटेंट से सेपरेट हो पाता है।
तो प्रिमिटिव कंडीशन के रूप में अगर हम इन बीजे मेंबर्स की बात करें या साइनोफाइसिन मेंबर्स के न्यूक्लियर मटेरियल की बात करें, तो वहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा एनक्लोज नहीं होता है, यानी कि वहाँ पे हमें एक डेफिनेट जो न्यूक्लियस मिलना चाहिए वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो नंबर 1 पॉइंट, दे आर प्रिमिटिव इन देयर कंडीशन ऑफ न्यूक्लियस। और दूसरी खास बात कि न्यूक्लियस के रूप में वहाँ पे कोई ऑर्गेनली होता ही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब न्यूक्लियस का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है कि यहाँ पे जो जीनोम है वो सारा का सारा जीनोम यहाँ कंटेंड होता है, पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर कंटेंड होता है। और उसी न्यूक्लिक एसिड्स या जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसी में जब कुछ खास प्रोटीन्स की बात आती है, वो कुछ खास प्रोटीन जब जुड़ जाती हैं तो वो हमारे पास क्रोमेटिन के रूप में बन करके आता है। और न्यूक्लियस के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ में जुड़ने वाली जो खास बेसिक नेचर की जो प्रोटीन्स होते हैं, जो क्षारीय प्रकृति की प्रोटीन्स होती हैं, उनमें हम हिस्टोन्स को बहुत ही इम्पोर्टेंटली जानते हैं कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स के साथ में जुड़ कर के न्यूक्लिक एसिड का जो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने छोटी क्लासेस में बात की है कि डीएनए तो एक बहुत लंबा सारा धागे जैसी संरचना होती है और क्रोमोजोम एक बहुत ही छोटी सी संरचना होती है। तो एक बहुत बड़ा सारा जो डीएनए है वो एक छोटे से क्रोमोजोम में कैसे पैक हो जाता है, जैसे कि आपके पास एक बहुत लंबा सारा रिबन हो और आप उस रिबन को फोल्ड करते करते एक छोटा सा उसका पैकेट बना दें, तो ऐसा ही कुछ हमारे डीएनए के साथ में हम यहाँ पे ऐड करके समझ सकते हैं कि डीएनए अपने आप में काफ़ी लंबा मॉलिक्यूल है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स उसको कंडेंस कर देती हैं। और कंडेंस करने का मतलब ये है कि वो क्रोमोजोम फॉर्म में तभी आ पाता है जब डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन जुड़ती हैं। तो यहाँ तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ हिस्टोन प्रोटीन्स का अभाव होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती हैं। तो डेफिनेटली अगर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो यहाँ जो भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होंगे वो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो कंडेंस नहीं होंगे। और कंडेंस नहीं होंगे तो हम क्या कहेंगे कि देयर इज़ नो क्रोमोजोम फॉर्मेशन, कि यहाँ पे क्रोमोजोम की फॉर्मेशन नहीं होती है। हालांकि जब हम प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं, चाहे हम साइटोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़ाइन करें, तो वहाँ पे हम कई बार बैक्टीरिया के लिए जैसे बैक्टीरियल क्रोमोजोम बोल देते हैं, तो क्रोमोजोम फॉर्मेशन वहाँ होती नहीं है। बट हम जेनेटिक मटेरियल को यूकैरियोटिक के कंपैरिजन के अंदर कई बार सिंपली क्रोमोजोम वर्ड यूज़ कर देते हैं। अदरवाइज जब तक हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़ेंगी और कंडेंसेशन नहीं होगा, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम तभी बन पाता है जब डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन्स आकर के डीएनए को कंडेंस कराती हैं। क्रोमोजोम इज ए कंडेंस फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अदरवाइज डीएनए इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती हैं और ऑब्वियसली उनकी वजह से क्या नहीं होगा, क्रोमोजोम की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। और क्रोमोजोम फॉर्मेशन नहीं होगी तो जितना भी जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही सस्पेंडेड रहता है। अब सस्पेंडेड ही हमें बोलना चाहिए, हम सस्पेंडेड ही क्यों बोलें, इसके पीछे भी हमारे पास एक काफ़ी अच्छा साइंटिफिक लॉजिक होता है कि डीएनए अपने आप में एक मैक्रो मॉलिक्यूल है और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, वो सस्पेंड ही होते हैं। तो न्यूक्लियर मटेरियल के रूप में जितना भी जेनेटिक मटेरियल या जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड रहेगा और उस सस्पेंडेड भाग के लिए जो सस्पेंडेड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल होगा उसको हम यहाँ पे न्यूक्लियस तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस तो तभी बोल पाते हैं जब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं है तो हम उस सस्पेंडेड फॉर्म के लिए एक डिफरेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दैट वन इज जीनोफोर, कि या तो हम इसको जीनोफोर बोलेंगे या हम इसको न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियस नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है तो क्रोमोसोम फॉर्मेशन नहीं है, and the genetic material is suspended in the form of genophore और न्यूक्लियोइड पार्ट। इसके बाद में अगर हम न्यूक्लियस से बाकी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे कोशिका के अंदर एक तो न्यूक्लियस तो मास्टर ऑर्गेनेली होता है, इसके अलावा और दूसरे कोशिकांग भी होते हैं और जो भी कोशिकांग होते हैं वो एक या दो झिल्लियों के द्वारा परिबद्ध होते हैं, बाउंड होते हैं। लेकिन यहाँ प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ पे हमें कोई भी ऑर्गेनेली नहीं मिलेगा जो मेम्ब्रेन बाउंड कंडीशन में पाया जाता हो। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली का मतलब जैसे हम कहें कि क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाउंड है,
माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। तो जो मेम्ब्रेन से घिरे हुए जितने भी कोशिकांग होते हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक कंडीशंस के अंदर हमें नहीं मिलेंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है कि जो प्रोकैरियोटिक एल्गी हैं उनके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें ना तो न्यूक्लियस मिलेगा, ना वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनली देखने को मिलने वाला है। इसके बाद में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और आपको हमेशा इनके साथ में ध्यान रखना है कि इनकी सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल वर्ड आपको काफ़ी सीरियसली सेल वॉल वर्ड के लिए क्या लॉजिक होता है वो क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं या प्लांट का जो पूरा फील्ड है उसकी अगर हम बात करते हैं तो एनी ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल वॉल होती है वो प्लांट किंगडम के अंदर शामिल किया जाता है। तो दे आर एल्गी है तो डेफिनेटली प्लांट्स हैं, और प्लांट्स हैं तो उनके पास सेल वॉल होगी। लेकिन यहाँ की सेल वॉल खास होती है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। तो म्यूकोपॉलीपेप्टाइड यानी कि जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकॉन्स के रूप में जानते हैं, उससे बनी हुई हमारे पास इनकी सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल यहाँ पे सेलुलोज से बनी हुई नहीं होती है। जो यूकैरियोटिक एल्गी की हम बात करेंगे वहाँ पे सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक एल्गी के अंदर सेल वॉल है वो बैक्टीरिया की तरह, तभी तो हम इनको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया तभी बोलते हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल है वो बैक्टीरिया से रिजेंबल करती है इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूकोपेप्टाइड और म्यूकोपॉलीपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकॉन लाइक सब्सटेंसेज। तो कुछ खास बातें थी कि न्यूक्लियस प्रिमिटिव होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, हिस्टोन नहीं होंगी, तो क्रोमोसोम फॉर्मेशन नहीं होगी, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड जैसे वर्ड हम यूज़ करेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होंगी, और सेल वॉल इनकी खास होगी बिकॉज प्रेजेंस ऑफ म्यूकोपेप्टाइड लाइक कंपाउंड्स। तो ये तो कुछ हमने बातें की, जनरल करैक्टर्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान देनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर हम इसका पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन देखें कि डायग्रामेटिक अगर हम इस चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक जो ब्लू ग्रीन एल्गी का जो फिलामेंटस फॉर्म है उसकी एक सिंगल सेल को एक टिपिकल डायग्राम के रूप में बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयरिंग है दैट आउटर मोस्ट लेयरिंग जो यहाँ पे आपको येलो कलर में दिखाई दे रही है वो म्यूसिलेजिनस सीथ है, क्योंकि फिलामेंट के बाहर आपको म्यूसिलेजिनस सीथ मिलेगी। और म्यूसिलेजिनस सीथ के नीचे जो ऑरेंज कलर का जो पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज द सेल वॉल, और सेल वॉल से नीचे जो रेड कलर का लाइनिंग दिख रहा है दैट रिजेंबल्स टू द मेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से बाहर आपको सेल वॉल मिलेगी, सेल वॉल से बाहर हमें म्यूसिलेजिनस सीथ मिलेगी, और वन सेल है वो अपने से ऊपर और नीचे वाले यानी कि जो नेबरिंग सेल्स हैं उनके द्वारा कनेक्टेड है बाय मीन्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली सेल और नीचे वाली सेल है उसके बीच में जो पट्ट है, जो सेप्टम है, उस सेप्टम के अंदर पोरेशन है, उसमें पोर्स हैं, और इन पोर्स से होकर के सेल्स का आपस में जो साइटोप्लाज्म है वो कंटिन्यूटी में बना रहता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जब सिनोबियम या कॉलोनीज की हम बात करते हैं तो वहाँ पे जब साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन सप्लाई होते हैं तो उनकी वजह से जो पूरा कॉलोनी था या पूरा जो एग्रीगेशन होता है वो सिंक्रोनाइज कंडीशन में मेंटेन रहता है कि सभी सेल्स हैं वो लगभग एक जैसी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं उनमें अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं। वो तभी कर पाते हैं जब उनके बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं। तो देयर इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। तो आप इन चीज़ों का भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर हम इसकी नीचे वाले सेप्टम को देखें तो नीचे वाले सेप्टम से बीच में जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ आकर के मुड़ गई है, और इन अंदर की तरफ आकर के जो मुड़ी हुई मेम्ब्रेन है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो इस मेम्ब्रेन वाले पार्ट का अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली इसको डिफाइन करें कि ये मेम्ब्रेन अंदर आकर के क्यों मुड़ गई है, मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा क्यों है, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नाम होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मीजोजोम्स, MESOMES। मीजोजोम्स जो होते हैं वो एक प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स होते हैं जो एक्स्ट्रा सरफेस प्रोवाइड कराते हैं। और सरफेस ही नहीं, जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारी मशीनरी होती है वो उसी के अंदर प्रेजेंट होती है, जिनको हम क्रिस्टी के रूप में जानते हैं। तो जस्ट लाइक क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का जो क्रिस्टी वाला भाग है वो जो काम करता है सेम काम यहाँ पे ये इनफोल्डिंग्स करते हैं। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पायरेटरी फंक्शन, जो ऑक्सीजनेशन वाले काम होते हैं, जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है वो यहीं पे होता है। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे।
इसके बाद में इसका जो वेरी सेंटर वाला भाग है वहाँ पे पर्पल कलर से ये लाइंस यहाँ पे दिखाई हुई हैं, दैट रिजेंबल टू द जेनेटिक मटेरियल, जिसको हमने जीनोफोर के रूप में आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे स्टोन प्रोटीन नहीं है तो वो क्रोमोसोम्स के रूप में कंडेंस भी नहीं होते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर कोई मेम्ब्रेन भी नहीं है ताकि हम ये बता दें कि यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस हम नहीं दिखा पाएंगे, यहाँ पे हमें केवल जेनेटिक मटेरियल को एक गुच्छे के रूप में दिखाना पड़ेगा, जिसे अपन न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के रूप में बता सकते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो सराउंडिंग के अंदर काफ़ी सारी पट्टियाँ दिखा रखी हैं, जो ग्रीन कलर से पट्टियाँ जैसी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं। दीज आर फोटोसिंथेटिक लैमिले, पटलिकाएँ हैं, प्रकाश संश्लेषित पटलिकाएँ हैं जो प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। ऐसी बहुत सारी पट्टिकाएँ जब वन बाय वन करके स्टैकिंग कर देती हैं, ढेर के रूप में जमा हो जाते हैं, तो उनसे हम जैसे कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को यहाँ पे उसके साथ में कंपेयर करने की कोशिश करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थाइलेकोइड के बराबर की स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे ये फोटोसिंथेटिक लैमिले हैं वो किसी ग्रेनम के रूप में अरेंज नहीं होते हैं, क्योंकि ग्रेनम, स्ट्रोमा ऐसी चीज़ें हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमारा ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो यहाँ पे तो मेम्ब्रेन बाउंड का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक अपरेटस होता है, फोटोसिंथेसिस को करने वाला जितना भी मशीनरी है, वो किसी सुसंगठित क्लोरोप्लास्ट के रूप में नहीं मिलेगा। तो वो कैसे मिल रहा है, वो हमारे पास पट्टियों के रूप में बिखरा हुआ है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ गई कि ना तो यहाँ पे न्यूक्लियस कोई वेल डिफाइंड है, ना यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस करने वाला भाग है वो वेल डिफाइंड है, ना यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का काम तो यहाँ पे मीजोसोम्स हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो ब्लैक डॉट यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, दैट रिजेंबल टू राइबोसोम। अब राइबोसोम की बात कुछ अलग होती है। राइबोसोम कोई ऑर्गेनेली नहीं है, वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक प्रकार का पार्टिकल होता है। राइबोसोम इज़ नॉट ए ऑर्गेनली, उसके पास ना तो सिंगल मेम्ब्रेन है ना डबल मेम्ब्रेन है। दैट इज़ ए पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज़ कंपोज्ड ऑफ, कि उसमें आरएनए की चेन्स होती हैं, प्रोटीन्स होती है। तो आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ एक प्रकार का कण होता है, पार्टिकल्स होते हैं। ये अलग बात है कि उसमें दो टुकड़े होते हैं, एक छोटी इकाई होती है, एक बड़ी इकाई होती है, तो हम उनको मिलाकर के राइबोसोम बोलते हैं। और जैसा कि आप छोटे क्लासेज में पढ़ के भी हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में एटीएस प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो यहाँ पे एटीएस के ना होकर के 70S, एस फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो स्वेडबर्ग यूनिट होती है, जो उसके आधार पे हम इसको 70S के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन यहाँ पे राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम्स हैं दे आर स्केटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, के वो साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं। इसके अलावा रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स हैं, जैसे साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हैं। साइनोफाइसी के मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो रिजर्व फूड है वो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स होता है। जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स है, दे आर स्पेसिफिक, दे आर कॉल्ड एज साइनोफाइसिन स्टार्च या साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स के रूप में प्रेजेंट होगा, वो यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके अलावा जो पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटारिक एसिड होता है वो भी यहाँ पे कुछ वैक्यूल्स के रूप में, जो छोटी छोटी पुटिकाएँ होती हैं उनके रूप में जमा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये तो हमने बात की कि जो सेल स्ट्रक्चर है वो सेल स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल तो होती है, बट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। वो रेस्पिरेशन करने में कैपेबल तो है, बट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वो यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल भी है, लेकिन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूक्लियस। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम बीजीए की सेल को किस प्रकार से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। देन आफ्टर हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की कि यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम किन बातों के ऊपर फोकस करेंगे। तो हमने जैसे बात किया कि जो प्रोकैरियोटिक है वो तो हमें केवल बीजीए में मिलता है। तो ऑल एल्गी एक्सेप्टिंग साइनोफाइसी, यानी कि अगर हम बीजीए को हटा दें और साथ में हम डायटम्स को भी निकाल दें, डायटम्स बेसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं। तो डायटम्स के अंदर यूकैरियोटिक कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलती है कुछ एक के अंदर, और साइनोफाइसिस के अंदर हमें यूकैरियोटिक कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। बाकी सभी के अंदर अगर हम साइनोफाइसिस को निकाल दें और कुछ एक डायटम्स को हम रिमूव कर दें तो बाकी बचे हुए सभी एल्गी के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास यूकैरियोटिक प्रकार का आएगा। तो अब हम प्रोकैरियोटिस को कंपेयर करके बिल्कुल साफ कह सकते हैं कि वेल डेवलप्ड कंडीशन होगी न्यूक्लियस की।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो वहाँ पे एक डेफिनेट न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं तो डेफिनेटली क्रोमोसोम की फॉर्मेशन भी कंडेंसेशन के द्वारा यहाँ पे हो जाती है। और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली हैं वो सारे हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगली खास बात कि अगर हम इसको प्रोकैरियोटिक से कंपेयर करें तो इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज पाया जाएगा। वहाँ पे था म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टिडोग्लाइकॉन, जबकि यहाँ पे हमको मिल रहा है सेलुलोज। अब सेलुलोज के अलावा दूसरे एडिशनल कंपोनेंट भी यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे क्लोरोफाइसी है, रोडोफाइसी है, फियोफाइसी है। इनके अगर हम जब डिटेल में इनका पिगमेंटेशन, सेल वॉल कंपोजिशन की बातें करेंगे तो देयर आर ग्रेट वेरिएशन कि अलग अलग सेल जो मेंबर्स हैं, जो क्लासेज हैं, उनकी सेल वॉल के अंदर मिलने वाले एडिशनल कंपोनेंट अलग अलग होते हैं और वो टैक्सोनोमिक पर्पज में भी काम आते हैं। एल्गी का जो कैटेगराइजेशन है उस कैटेगराइजेशन में भी सेल वॉल के फीचर्स हैं वो काम आते हैं। और सेल वॉल के फीचर्स काम आते हैं, इसका मतलब सेल वॉल का जो कंपोजिशन है कि सेलुलोज के अलावा जो दूसरे कंपोनेंट सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं वो एल्गी के क्लासिफिकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ रिवर्स हो गया। प्रोकैरियोटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, हिस्टोन भी हैं और क्रोमोसोम कंडेंस भी होता है। ऑर्गेनली भी सारे प्रेजेंट हैं और सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की जगह पे सेलुलोज और दूसरे कंपाउंड से मिलकर के बनी होती है। तो यहाँ डायग्राम के रूप में मैंने यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम डाला है जिसको आप देख सकते हैं। ये एक यूकैरियोटिक टिपिकल सेल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो एंटीरियर पार्ट है उसके ऊपर एक बीक लाइक स्ट्रक्चर जो सबसे ऊपर दिख रहा है, वहाँ से दो फ्लेजिला एक्सट्रैक्टेड रहते हैं जो बाहर निकले रहते हैं, जो उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके बाद में नीचे इसका पूरा बॉडी है। इस बॉडी के अंदर सबसे बाहर म्यूसिलेजिनस सीथ मिलेगी, देन आफ्टर सेल वॉल मिलेगी, सेल वॉल से नीचे हमें इसकी मेम्ब्रेन मिलेगी। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि इसमें सभी ऑर्गेनली प्रेजेंट हैं। वेरी सेंटर में न्यूक्लियस दिखा रखा है, वहाँ पे मेम्ब्रेन भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, गोल्जी अपरेटस भी प्रेजेंट है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है वो एक कप सेप्ट कंडीशन में पाया जाता है। ग्रीन कलर के फोटोसिंथेटिक लैमिन है उसके अंदर अरेंज हैं। अब जो एक्स्ट्रा फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है उसको ये स्टोर कर लेता है, तो रिजर्व फूड के रूप में यहाँ पे पायरिनोइड्स पाए जाते हैं। पायरिनोइड्स एक प्रकार का पार्टिकल होता है जिसमें बीच में प्रोटीन होती है, प्रोटीन के बाद जो स्टार्च ग्रेन्स हैं उनकी परतें प्रेजेंट होती हैं। तो दैट रिजर्व फूड पार्टिकल पायरिनोइड के रूप में भी यहाँ हमें देखने को मिल सकता है। स्टार्च ग्रेन्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें प्रोकैरियोटिक में नहीं मिल रही थी। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल जो मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी सेल ऑर्गेनली थे वो हमें नहीं मिल रहे थे, जबकि यूकैरियोटिक को हम बात करें तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली हमें मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि न्यूक्लियस भी वेल डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक्सिस्टेंस है, क्रोमोसोम्स कंडेंस भी होते हैं डेफिनेटली, और जो ऑर्गेनली हैं वो भी सारे के सारे हमें मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में देखने को मिल जाते हैं। देन आफ्टर हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की। तो तीसरी कैटेगरी के रूप में हमारे पास जो आता है दैट आर मीजोकैरियोटिक। तो वन इज़ प्रोकैरियोटिक, उसकी बातें हमने कर ली। देन सेकंड इज यूकैरियोटिक जो उसका जस्ट रिवर्स था। अब हम बात करते हैं मीजोकैरियोटिक कंडीशन क्या होती है। तो अगर हम इसके अकरेंस की बात करें कि कौन से सेवालों में मीजोकैरियोटिक कंडीशन पाई जाती है, तो हमारे पास इसके एग्जांपल्स के रूप में डायटम्स आते हैं और डायटम्स को हम बेसिलेरियोफाइसीज की जो क्लास है उसमें रखते हैं। तो बेसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स बोल सकते हैं या हम इनको डायटम्स बोल सकते हैं। इनके अंदर हमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो ना तो प्रो जैसा मिलेगा ना यू जैसा मिलेगा, वो हमें बीच वाला मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज मीजोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ मिलेगा? डायटम्स और बेसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स के अंदर। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होंगे बट न्यूक्लियस प्रिमिटिव कंडीशन में होगा। और इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है लेकिन हिस्टोन्स नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे कंडीशन ना तो प्रो जैसी रही है ना यू जैसी हुई कि यहाँ पे ऑर्गेनली तो हैं और न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन भी है बट हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है। और हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो हम अब साफ साफ हमें पता है कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो देयर विल द कंडेंसेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। और जब जेनेटिक मटेरियल कंडेंस नहीं होगा तो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी। तो हम डायग्राम की सहायता से इसको समझ सकते हैं कि ये एक जो बेसिलेरियोफाइसियन सेल है उसको दिखा रखा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट भी है, गोल्जी बॉडी भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो ऑर्गेनली सारे प्रेजेंट हैं, इवन न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। नीचे वाले भाग में न्यूक्लियस भी हमें दिखाई दे रहा है
बट न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस नहीं है, वो धागों के रूप में पड़ा हुआ है, वो क्रोमोसोम फॉर्म में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो एब्सेंट हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो डायटम्स का केस है, डायटम्स का केस थोड़ा सा अलग हो गया है कि यहाँ पे ऑर्गेनली प्रेजेंट है मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, लेकिन न्यूक्लियस की हालत यूकैरियोटिक जैसी ना होकर के प्रोकैरियोटिक जैसी है। ऑर्गेनली सब है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, बट हिस्टोन प्रोटीन्स का अभाव है, इसलिए न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो भी है वो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ये तो बातें रही कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन और मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन हमें किन प्रकार के सवालों में देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो डायटम्स हैं दे आर कुछ इनके ऐसे फीचर्स भी हैं जो हमें एडिशनल फीचर्स के रूप में ध्यान रखने चाहिए। तो ये एक काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव ग्रुप है बैसिलेरियोफाइसी या डायटम्स। देख सकते हैं कि देर आर सो मैनी वेरिएशन इन देयर सैप, इनकी सैप को लेकर के बहुत सारे वेरिएबिलिटीज़ हैं। ऑर्नामेंटेशन बहुत ही शानदार होता है कि जो बाहर की बनावट है उसका जो अपीरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है। तो हम देख सकते हैं कि दिखने में काफ़ी सारे सुंदर हैं। और इन डायटम्स की अगर हम बात करें तो ये दो हाफ्स से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कई जगह पे आपको साफ दिख रहा हो, इसमें दो टुकड़े हैं और दोनों हाफ्स हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। और इनकी जो सेल वॉल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक कहने का मतलब ये है कि उसकी सेल वॉल के अंदर सिलिका का जमाव होता है। सिलिका के जमाव की वजह से इनकी सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद में ये जो सिलिका है उस सिलिका के जमाव की वजह से काफ़ी सारे हार्ड हैं, और हार्ड होने के साथ साथ ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। और डिकम्पोज नहीं होने का मतलब ये है कि ये मोस्टली जो डायटम्स हैं वो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। तो जब इनकी डेथ हो जाएगी तो ये सारे के सारे समुद्र के पैंदे में जमा होते रहते हैं। और जब काफ़ी सारे डायटम्स हैं वो 1 बाय 1 करके लगातार जमा होते रहेंगे तो उनकी वजह से परत बन जाती है, और उस परत का नाम होता है डायटेमिसियस अर्थ। तो डायटम्स वैसे भी खास है, मेजोकैरियोटिक, अट्रैक्टिव भी हैं। इनके अंदर दो हाफ्स हैं, एक हाफ के अंदर दूसरा हाफ फंस जाता है जिसको अपन थीका बोलते हैं, जिसको हम आगे जब इसके क्लासिफिकेशन वगैरह पे जाएंगे तो वहाँ डिटेल से इन चीज़ों को समझेंगे। और यहाँ पे इनकी सेल वॉल का ऑर्नामेंटेशन काफ़ी अच्छा है। सिलिका का डिपोजिशन यहाँ पे होता है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिकम्पोजिशन के लिए रेजिस्टेंट हो जाती हैं। और डिकम्पोजिशन नहीं होने की वजह से ये समुद्र के पैंदे के अंदर लगातार डिपोजिट होती रहेंगी और इनकी एक परत बन जाती है। उस परत का नाम होता है डायटेमिसियस अर्थ। अब इस डायटेमिसियस अर्थ को हम निकाल लेते हैं, डिगिंग करके, खुदाई करके डायटेमिसियस अर्थ को निकाला जाता है। और ये फिर काम आती है। क्या काम आती है? इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे केमिकल फिल्ट्रेशंस हैं। बहुत सारे केमिकल्स को फिल्ट्रेट करने के लिए फिल्टर्स के रूप में हम डायटेमिसियस अर्थ का इस्तेमाल करते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी इनका है, एस्थेटिक भी है कि दिखने में काफ़ी सुंदर हैं, अट्रैक्टिव हैं। और ख़ास बात ये कि समुद्र के पैंदे के अंदर ये डायटेमिसियस अर्थ के रूप में जमा होते रहते हैं। तो डायटेमिसियस अर्थ के रूप में जमा होते हैं, यहाँ से भी ध्यान रखेंगे। केमिकल फिल्ट्रेशन में काम आते हैं, यहाँ भी ध्यान रखेंगे। थीका की वजह से भी ध्यान रखेंगे। सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन आया तभी भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में जो मीजोकैरियोटिक कंडीशन जिनके लिए हमने इनको यहाँ पे डिस्कस किया है, आप उनको भी ध्यान में रखेंगे। तो ये आज का हमारा जो वीडियो था, इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि जो हमारे पास टोटल एल्गी हैं उनमें कोशिकीय संगठन को लेकर के जो तीनों टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके स्पेसिफिक करैक्टर्स हम क्या काउंट करें, और ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर ये हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में आपके साथ की। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे, और वीडियो को रिवाइज विजिट करके आप जो प्रॉपर इसके जो नोट्स हैं वो भी तैयार करेंगे। और जिन बच्चों के साथ में नहीं पहुंच पा रहे हैं हमारे वीडियोज, उनके साथ में आप शेयर करके उनको भी आप बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे। तो आई होप ऑल इज़ गोइंग वेल एंड थैंक यू सो मच।